तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ टू हैव, यानी कि टू हैव जो वर्ब होता है उसका यूज हम कैसे करते हैं, क्या क्या उसकी अवस्थाएं होती है, उसका क्या क्या मीनिंग होता है। तो बिना देर के हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप जानेंगे कि फॉर्म्स जो होती है ये दो टेंस में इसका यूज किया जा रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। तो क्या इसकी प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में अलग अलग फॉर्म होती है? क्यों लिखा है ये मैंने? बिल्कुल साथियों, प्रेजेंट टेंस में इसकी अलग फॉर्म है और पास्ट टेंस में बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म है। तो जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस में इसकी कौन कौन सी फॉर्म है। तो साथियों मैं बता दूं, प्रेजेंट टेंस में इसकी जो फॉर्म होती है वो हैज होती है। क्या होती है साथियों? एक होती है हैज और दूसरी होती है हैव। कौन सी होती है? हैज, हैव। तो पास्ट में भी क्या यही फॉर्म रहेगी? नहीं साथियों, पास्ट में इसकी जो फॉर्म होती है वो डिफरेंट फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड हैड। क्या हो जाती है साथियों? वो हैड है। अब इनके मीनिंग की बात आते हैं, किस तरह का मीनिंग ये कन्वे करते हैं सेंटेंसेस में। जब कोई चीज हमारे पास होती है, जिस पर हमारा अपना अधिकार होता है, जो हमारे वश में होती है, जिस पर हमारा कोई संबंध होता है, वो वहां पर हम इनका यूज करते हैं इस वर्ब का। तो क्या मीनिंग कन्वे होता है? जिन वाक्यों के लास्ट में, अंत में पास है, क्या है? पास है, या फिर रखता है आदि शब्द आते हैं, तो वहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं। तो क्या पास्ट में ये अलग है? बिल्कुल, क्योंकि पास्ट क्या इंडिकेट करता है? जो काम हो गया। तो इसके लिए यहां पर क्या होगा? पास था। क्या हो गया साथियों? पास था। और यहां पर इसका मीनिंग निकल के आएगा रखता था। तो साथियों आपने इसका फॉर्म्स जानी, मीनिंग जाना। अब हम इसका जानेंगे यूजेस, कि किस तरीके से हम इसका अलग अलग जगह पर यूज करते हैं। तो यूजेस की अगर मैं बात करता हूं तो मैं आपको बता दूं कि जो वर्ब टू हैव है वो वर्ब टू बी की तरह ही दो तरीके से यूज किया जाता है। कितने तरीके से यूज किया जाता है? दो। सुना नहीं मुझे, आपने क्या कहा? दो तरीके से। क्या कहा? दो तरीके से। तो दो तरीके से कौन कौन से वो तरीके हैं वो जान लेते हैं। वो तरीके हैं साथियों, सबसे पहले हम इसका यूज जो होता है ए ले लेते हैं। ए माने इसका मतलब यहां पर हम लेंगे कि ये पहला इसका जो यूज है वो ऑर्डिनरी। कौन सा? ऑर्डिनरी वर्ब। कौन सा वर्ब है साथियों? ऑर्डिनरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब का मतलब क्या होता है? साधारण क्रिया, सामान्य क्रिया। यानी कि इसका प्रयोग हम सामान्य क्रिया की तरह करते हैं। कैसे क्रिया की तरह करते हैं? साधारण क्रिया की तरह या फिर सामान्य क्रिया की तरह इसका प्रयोग होता है। दूसरा इसका यूज हो सकता है एक लिंकिंग वर्ब की तरह। कहीं की तरह? लिंकिंग। और जैसा कि नाम से ही क्लियर हो पा रहा है, लिंक। लिंक का मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है दोस्तों? जोड़ना। इसका मतलब इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा? वो संयोजक क्रिया हो जाएगा। क्या? कौन सी क्रिया हो जाएगा साथियों? संयोजक क्रिया। कौन सी क्रिया? संयोजक। यानी कि वो क्रिया, वह क्रिया जो सब्जेक्ट को बाकी पार्ट से जोड़ने का काम करती है, कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करती है, उसे हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और हैव का प्रयोग हम एक लिंकिंग वर्ब की तरह प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या इन दोनों का कोई एक नाम हो सकता है, कॉमन नेम? बिल्कुल, हम इनको दोनों को ही एक कॉमन नेम दे सकते हैं। और वो कॉमन नेम क्या हो सकता है साथियों? वो हो सकता है मेन वर्ब। क्या हो सकता है साथियों? मेन वर्ब। अगर आप चाहें तो आप इसे मेन वर्ब भी कह सकते हैं। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? मेन वर्ब का मतलब होता है जो सब्जेक्ट में मुख्य भूमिका प्ले करता है, मुख्य क्रिया। क्या कहते हैं इसे हम? मुख्य क्रिया। यानी कि जब सब्जेक्ट में इसके साथ कोई दूसरी क्रिया ना आए, या अगर आए तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो। कोई कैसी वर्ब हो? नॉन फाइनाइट वर्ब, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच की वर्ब हो, तो उस समय इसका यूज हम मेन वर्ब की तरह करते हैं। अब हमने पहला तो सीख लिया कि हम इसे ऑर्डिनरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब की तरह करते हैं। तो साथियों क्या आप जानना चाहते हैं कि दूसरा कौन सा वर्ब है जिसमें इसका यूज हम करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जानना चाहते हैं ना? चलिए शुरू करते हैं। बी, इसका यूज हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी करते हैं। कैसे करते हैं साथियों? हेल्पिंग वर्ब। कैसी वर्ब है ये? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग का मतलब क्या होता है? सहायक। क्या? सहायता जो करता है, यानी कि इसका मतलब होता है सहायक क्रिया। क्या क्रिया होगी ये? सहायक क्रिया। यानी कि यहां जब भी ये किसी वर्ब, मेन वर्ब के साथ आएगी, उस समय इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। क्या इसका कोई और नाम भी हो सकता है? तो दोस्तों इसका एक और नाम होता है ऑक्सिलियरी वर्ब। कौन सा वर्ब होता है? ऑक्सिलियरी वर्ब। ये सहायक क्रिया के लिए ही एक सिनोनिम्स की तरह यूज किया जाता है, ऑक्सिलियरी वर्ब। तो यानी कि ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या था? व्हाट इज द मीन ऑफ ऑक्सिलियरी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब? दोस्तों मैं आपको बता दूं, व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड विद अ मेन वर्ब टू मेक द सेंटेंस कंप्लीट,
जब भी हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए मेन वर्ब के साथ कोई क्रिया यूज करते हैं तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, उसे हेल्पिंग वर्ब। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात सीख गई होगी, दोनों चीजें आप सीख गए या नहीं। अब हम आगे बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको केवल ये टॉपिक कवर करने वाला हूं, ये टॉपिक दूसरी वीडियो में कवर करूंगा क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो पहले हम ये सीखेंगे कि टू हैव का यूज ऑर्डिनरी या लिंकिंग वर्ब के रूप में कैसे किया जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिखता हूँ, उस सेंटेंस से आप समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा आई हैव ए कार, ये एक सेंटेंस है। अब आप देखिए इसमें आपको पता होगा कि जो आई वर्ड है ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। क्या है साथियों, ये सब्जेक्ट है। और जो ये कार वर्ड है ये यहाँ पर ये चीज़ है, ये क्या हो गया, एक नाउन, या इसे हम कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो आप ये जान लीजिए कि ये जो हैव का यूज़ है वो क्या कर रहा है, वो जोड़ने का काम कर रहा है। सब्जेक्ट को नाउन से जोड़ने के लिए जो वर्ब यूज हुआ है वो हैव है। सब्जेक्ट को कहीं से जोड़ रहा है, ये नाउन या कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करता है। तो जब भी कोई क्रिया दो पार्ट को जोड़ने का काम करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको साथियों, लिंकिंग वर्ब। यानी कि हैव का प्रयोग यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब की तरह किया गया है। कहीं की तरह किया गया है, लिंकिंग वर्ब की तरह किया गया है, यानी कि जोड़ने वाली क्रिया के रूप में। कौन सी क्रिया के रूप में, सीधी भाषा में से बोलेंगे जोड़ने वाली क्रिया। तो अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी वो भाव होते हैं, कौन कौन से वो मीनिंग होते हैं जिनमें हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका मीनिंग जो होता है वो 3 तरीके से कन्वे होता है। कितने तरीके से, 3। कि कर्ता का किसी चीज़ पर क्या अधिकार है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कर्ता का किसी चीज़ पर क्या अधिकार है। जब हमारा किसी चीज़ पर कोई अधिकार होता है, और वो अधिकार कहीं पे हो सकता है, हमारा किसी वस्तु पे हो सकता है, कहीं पे हो सकता है, वस्तु पे हो सकता है। क्या हो सकता है, वस्तु पे हमारा अधिकार हो सकता है, या किसी सामान पे कोई चीज़ है, मोबाइल फ़ोन है, कार है, गाड़ी है, उस तरह सारी चीज़ें आ सकती है। दूसरी बात अगर मैं बताऊँ इसे ओनरशिप, क्या है ये, ओनरशिप। अब ये लगभग सेम से वर्ड है। ओनरशिप की बात करें तो ये इसका मतलब क्या होता है, मालिकाना हक। जब हमारा किसी पर मालिकाना हक होता है तो उसको हम ओनरशिप बोलते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिस पर हमारा मालिकाना हक होता है। जैसे हमारा कोई घर हो सकता है, हमारी कोई गाड़ी हो सकती है, और एक रिश्ता भी जो होता है वो हमारा एक तरीके से मालिकाना हक है। तो तीसरी बात अगर हम करें तो रिलेशनशिप है। तीसरी बात क्या है, रिलेशनशिप। क्या है दोस्तों, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है हमारा किसी के साथ क्या रिश्ता है, क्या हमारा किसी के साथ में क्या रिश्ता है। तो 3 चीज़ें आपने यहाँ पर जानी। एक अधिकार, किसी चीज़ पर हमारा क्या अधिकार है, हम उसे किस तरीके से ले रहे हैं, हमारा किसी चीज़ पर क्या मालिकाना हक है, या फिर हमारा किसी से कोई रिश्ता है। इससे रिलेटेड सेंटेंस हम देख लेते हैं। जैसे आई हैव ए बुक है, एक तरीके से आई हैव ए बुक, यानी कि मेरे पास एक बुक है, तो वो मेरी अधिकार में आती है। आई हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, मेरे पास एक सुंदर घर है। क्या है दोस्तों, आई हैव ए ब्यूटीफुल हाउस। क्या है, ब्यूटीफुल हाउस। तो ये मेरे क्या है, ओनरशिप में आता है। कहीं में आता है ये मेरी ओनरशिप में आएगा। कहीं में आएगा साथियों, ओनरशिप में। अच्छा, अब हम बात करेंगे रिश्ते की। रिश्ते क्या है, जैसे हमारे कितने भाई हैं, कितने बहनें हैं, वो सब हम बता सकते हैं इसमें। जैसे हमने कहा कि आई हैव 2 सिस्टर्स। क्या है, आई हैव 2 सिस्टर्स। तो ये जो मेरी बहनें हैं उनके साथ में मेरा जो रिलेशन है, उस रिलेशन को शो करने के लिए भी, कितनी बहनें मेरे हैं, तो वो सब शो करने के लिए अब हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो आपने जाना कि पोजीशन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसका यूज़ हम ओनरशिप के लिए करते हैं। और नंबर 3, इसका यूज़ हम रिलेशनशिप को शो करने के लिए भी करते हैं। बेसिकली अगर मैं सीधी एक लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ करूँ तो मैं आपको बता दूँ 2 बातें हैं। या तो किसी का कोई होता है, किसी का कोई, तो किसी का कोई क्या है, किसी का कोई भाई है, किसी का कोई बहन है। तो जहाँ भी किसी का कोई सेंस निकल के आएगी, किसी का कोई बहन है, किसी की कोई बहन है, किसी का कोई भाई है, किसी की कोई माता है, किसी का कोई पिता है, तो ये जो सेंस निकल के आएगी, ये क्या है,
इस यहाँ पर हम टू हैव का यूज करेंगे। कहीं का यूज करेंगे? टू हैव का। प्रेजेंट में हैज़ हैव और पास्ट में हम हैड का यूज करेंगे। इसी तरीके से किसी की कोई है, अगर हम चीज़ की बात करेंगे तो किसी की कोई है। किसी के पास कोई चीज़ होती है तो किसी की कोई सामान, किसी की कोई वस्तु, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन है तो हमने क्या बोलना है? किसी की कोई क्या है? वस्तु है। तो यहाँ पर भी हम उसमें हैव का यूज करेंगे। कहीं का यूज करेंगे? जैसे मेरे पास क्या है? एक मेज़ है, तो ये क्या है? किसी की कोई मेज़। मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है तो इसका मतलब हो गया किसी का कोई मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पर जब ऐसा भाव आएगा तो वहाँ पर हम हैव का यूज करेंगे। कहीं का यूज करेंगे साथियों? वहाँ पर हम वर्ब टू हैव इसका यूज करेंगे, और बाकी अगर जैसा टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग इसके हम फॉर्म्स यूज करेंगे। प्रेजेंट होगा तो हैज़ और पास्ट होगा तो हैड। अब तो साथियों यहाँ पर मैं साथ साथ एक बात और क्लियर करता हुआ चलूँगा कि जहाँ पर भी हम पोजेशन की, ओनरशिप की, रिलेशनशिप की बात करेंगे वहाँ पर हम हैव का प्रयोग तो करते ही करते हैं। हम अगर बात करें पोजेशन की बात करते हैं, या फिर हम ओनरशिप की बात करते हैं, या फिर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो ऐसी जगह आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम हैव का तो यूज करेंगे, इसकी डिफरेंट फॉर्म यूज होगी, हैज़, हैव, हैड। लेकिन इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है स्पोकन इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में हैव के साथ हम गोट का यूज भी कर सकते हैं। इस अवस्था में, ये जो अवस्था है आपकी, जहाँ हमारा कोई अधिकार है, जहाँ हमारा कोई मालिकाना हक है, या जहाँ कहीं हमारा संबंध है, तो वहाँ पर हम हैव भी यूज कर सकते हैं, और हैव के साथ साथ यानी कि हैव के साथ हम गोट भी यूज कर सकते हैं। ब्रिटिश में तो ये ज़्यादा फैशनेबल है, ये ज़्यादा पॉपुलर है, जबकि इंडियन इंग्लिश में जब हम यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम हैव को ही रखते हैं। लेकिन फिर भी आपको दोनों ही यूज़ सीखने चाहिए। कैसे? देखिए, जैसे मेरे पास एक घर है, तो यहाँ पर इसकी जो सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो दो तरीके से होगा। एक तरीका तो ये है जो सिंपल मैंने बताया आपको, नंबर 1, और ये हो गया नंबर 2। तो नंबर 1 क्या बनेगा? आई हैव ए हाउस। क्या बनेगा? आई हैव ए हाउस। ये एक तरीका हो गया। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, आई हैव, यानी कि अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं, बेसिकली ब्रिटिश ही हम यूज़ करते हैं इंडिया में, आई हैव गोट ए हाउस, यानी कि ये दोनों ही सेंटेंस सही है, दोनों यूज सही है। तो आप अगर कहीं पर तीनों बात होगी तो वहाँ पर आप हैव के साथ गोट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई हैव ए फ़ोन, तो आई हैव गोट ए फ़ोन भी कर सकते हैं। आई हैव कूलर, आई हैव एन एसी, तो आई हैव गोट एन एसी, ये भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसका जो है ओनरशिप, पोजेशन और रिलेशनशिप से अलग एक और यूज है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि पोजेशन, ओनरशिप और रिलेशनशिप के अलावा जब किसी वाक्य में एक्शंस या एक्सपीरियंस, कुछ ऐसे एक्शंस, एक्सपीरियंसेस है, वहां पर भी हम हैव का यूज करते हैं। एक मेन वर्ब के रूप में, एक लिंकिंग वर्ब के रूप में, एक ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में। तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन कौन से वो वर्ड्स हैं? अगर किसी सेंटेंस में टेक यानी कि लेने का भाव होता है, कहीं का भाव होता है लेना। अब लेना क्या है? जैसे हम क्या होता है, हम या तो खाना लेते हैं यानी कि खाना खाते हैं, या फिर हम जो पीना होता है उसको हम टेक की फॉर्म में लेते हैं। तो जैसे किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं? जैसे हमने कोई खाना खाना है, यानी कि दोपहर का हमारा अलग खाना होता है जिसे हम लंच बोलते हैं, सुबह का हमारा अलग होता है नाश्ता। तो हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि मैं अपना नाश्ता 9 बजे लेता हूं, तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 9 AM, एट 9 AM, यानी कि मैं अपना ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता 9 बजे लेता हूं। तो यानी कि ऐसी केसेस जहां पर खाने की बात हो, खाने में आपको पता है कि जितने भी समय हम खाते हैं उनके कुछ ना कुछ नाम है, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, इसके बाद लंच हो गया, फिर डिनर हो गया, स्नैक्स हो गए, तो वहां पर हम हैव का यूज करते हैं। दूसरी बात, पीना, जो बीवरेजेज है हमारे, जैसे चाय हम पीते हैं, कॉफ़ी हम पीते हैं, तो वहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। आई हैड माई टी, आई हैड माई टी at 5 PM yesterday। तो ये एक सेंस हो गई कि कल मैंने अपनी चाय जो थी 5 बजे ली थी, कल मैंने अपनी चाय 5 बजे ली थी। आई हैव माई टी एट 5 PM,
तो इस तरीके से जो खाने और पीने की चीज़ है वहाँ पर हम टेक का यूज़ करते हैं, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, हैव यूज करते हैं। कहीं का यूज करेंगे, हैव, टेक का नहीं बल्कि हैव का यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे इसके अलावा, जैसे हम बाथरूम में नहाते हैं, तो यहाँ बात करना या फिर शावर लेना, इसके सेंस में भी, नहाने के सेंस में भी हम हैव का यूज करते हैं। आई हैड ए शावर, मैं नहाया, आई हैड ए शावर, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। या आई हैड ए शावर लास्ट नाइट, पिछली रात में नहाया था, उस केस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। आई हैव ए बाथ। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये चूंकि एक्शन वर्ड्स है, ये एक्सपीरियंसेस वर्ड्स है, तो एक्शन वर्ड्स के अंदर हम कॉन्टिन्यूअस सेंस भी यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा कि आई हैड ए शावर, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें हम ये भी कर सकते हैं, आई वॉज हैविंग ए शावर, क्या यूज कर सकते हैं, आई वॉज हैविंग ए शावर। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस सेंस को शो कर रहा है। ये वो सेंस और ये सेम नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम नहीं है। ये कॉन्टिन्यूअस सेंस है और ये एक क्या है, ये पास्ट में जो हुआ है उसकी सेंस है। तो यानी कि एक्शंस के साथ में हम कॉन्टिन्यूअस सेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो टेक का से आपने सीखा, हमने जाना कि टेक के सेंस में हैव का यूज कैसे होता है। इसी तरीके से हम जानेंगे कि गिव के सेंस में, यानी कि देना, गिव के सेंस में हैव का यूज कैसे होता है। जैसे हम अपने शरीर को क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, तो वहाँ पर हम अपने शरीर को आराम देते हैं। तो ऐसे केस में आई हैव ए रेस्ट, मेरा आराम है। आई हैड ए नाइस रेस्ट, आई हैड ए नाइस स्लीप। ये भी कर सकते हैं हम कि मुझे अच्छी नींद थी, मेरी नींद अच्छी थी, तो आई हैड ए नाइस स्लीप। तो जब हम कोई सेंस गिव के सेंस में आते हैं, अपने शरीर को देने के हिसाब से हम यूज करते हैं, वहां पर भी हम हैव, हैज, हैड का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी को कोई पार्टी देते हैं, क्या देते हैं साथियों, पार्टी देते हैं, यानी कि कोई चीज़ हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो वहाँ भी हम हैव का यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे अपना बर्थडे मनाने आए, तो आई हैव माई बर्थडे ऑन 24 अगस्त। जैसे मेरा जन्मदिन 24 अगस्त को है, तो क्या बोलेंगे, या तो हम बोलेंगे माई बर्थडे फॉल्स ऑन 24 अगस्त, या फिर मैं बोलेंगे आई हैव माई बर्थडे ऑन 24 अगस्त। तो इस तरीके से हम, या हम ये भी कर सकते हैं, मान लिया हमने कहीं पे बर्थडे पार्टी ली है, तो आई हैड ए नाइस बर्थडे पार्टी, हम ये लिख सकते हैं आई हैड ए नाइस बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट। तो ये हम कर सकते हैं इस तरीके से, यानी कि जब अभी हम सेलिब्रेशन की बात करेंगे, किसी चीज़ को मनाने की बात करेंगे, उत्सव की बात करेंगे, फंक्शन की बात करेंगे, शादी समारोह की बात करेंगे, तो वहाँ पर भी हम हैव का प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट नाइट आई हैव ए मैरिज पार्टी। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, पार्टी के सेंस में, गिव के सेंस में। अब हम मान लिया एन्जॉय की बात करते हैं, तीसरा जो वर्ड है वो यहाँ पर एन्जॉय है, कि यानी कि हम आनंद मनाने के लिए भी, जब हम किसी चीज़ का सुख लेते हैं, आनंद लेते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं, तो वहाँ पर भी हम हैव का यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैड ए नाइस जर्नी, मान लिया मुझे अच्छी यात्रा थी मेरी, तो आई हैव ए नाइस जर्नी, नाइस ट्रिप टू गो, इस तरीके से कर सकते हैं, मुझे एक अच्छी यात्रा पर जाना, आई हैव ए नाइस ट्रिप टू गो। या अगर हमने अच्छी यात्रा हम करके आए हैं, तो आई हैड ए नाइस जर्नी, आई हैड ए नाइस जर्नी। तो इस तरीके से आप जानेंगे कि किस तरीके से हम हैव का प्रयोग डिफरेंट फॉर्म्स में कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखी है, रिसेंटली अगर किसी ने, लेडी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, यानी कि बर्थ के सेंस में भी हम किसी बच्चे को, न्यू बेबी को बर्थ किया है, तो वहाँ पे भी हम हैव का, हैड का यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या कहेंगे, जैसे मान लिया राधा कोई लड़की है और उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, तो क्या करेंगे, राधा हैड आ बेबी रिसेंटली, राधा हैड आ बेबी रिसेंटली। तो हाल ही में राधा ने क्या किया है, एक बच्चे को जन्म दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम किसी की तरफ को देखते हैं, लुक करते हैं, तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं हैव का। किसी चीज़ की तरफ हम लुक एट करते हैं, किसी चीज़ की तरफ हम देखते हैं, या किसी से हम चैट करते हैं, किसी से हम बात करते हैं,
चैट विद करते हैं किसी के साथ में, तो वहाँ पर भी हम हैव का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप कोई ड्रीम करते हैं, सपना देखते हैं, लास्ट नाइट आई हैड ए स्वीट ड्रीम, पिछली रात मुझे बहुत ही अच्छा सपना आया, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है, क्या है, डिफ़िकल्टी है, आपको कोई परेशानी है, तो वहाँ पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। आई हैड वेरी बिग प्रॉब्लम, मुझे बहुत बड़ी समस्या थी। तो ये ऐसे केसेस है जहाँ पर आपको हैज़, हैव, हैड भी कर सकते हैं, यानी कि जो वर्ब है उसको नहीं, मेन वर्ब, ये जो गिव, टेक, एंजॉय, एक्सपीरियंस है, एक्शन वर्ब्स है, उनकी जगह हम हैव का प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी आपने सीखा कि किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसकी फॉर्म्स है। अब हम जानेंगे कि हैज़, हैव की अलग अलग सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर्स होती है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, यानी कि इनकी बनावट कैसे होती है, जो हैव वाले सेंटेंसेस है उनकी फॉर्मेशन हम किस तरीके से करते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं कि 3 तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसे हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का बनेगा, नेगेटिव में किस तरह का बनेगा और इंट्रोगेटिव में किस तरह का बनेगा, वो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे बिल्कुल एकदम, अब तक भी आपका ध्यान जहाँ भी था अब यहाँ फोकस कर लीजिए। तो यहाँ पर जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी, अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे, कहीं की बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, तो बेसिकली क्या है, एक हैज़ का यूज़ होता है और दूसरा होता है हैव का यूज़। हैज़ का यूज कहाँ होता है और हैव का यूज कहाँ होता है, मैं बता दूं आपको। हैज़ का यूज थर्ड पर्सन और सिंगुलर केवल उसके साथ होता है, थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो। अब ये थर्ड पर्सन क्या है, कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये थर्ड पर्सन है क्या। तो दोस्तों बच्चों मैं आपको बता दूं कि थर्ड पर्सन का मतलब है जिससे हम बात करते हैं, जब भी हम किसी के बारे में जिक्र करते हैं वो थर्ड ही पर्सन है। देखो फिर से मैं बता देता हूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन हमेशा मौजूद होते हैं। आज के समय में तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पहले का नहीं पता, लेकिन आज की स्थिति ये है कि जहाँ 2 होते हैं वो तीसरे की बात करते हैं। बात करने वाला फर्स्ट होता है, बात सुनने वाला सेकंड होता है और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड होता है। तो अभी जैसे हम, मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, मैं आपसे समझा रहा हूँ, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, मैं बात कह रहा हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो सुन रहे हैं, तो उस समय आप क्या हो गए, सेकंड पर्सन। और हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, हम यूज ऑफ टू हैव के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज द थर्ड पर्सन। तो यानी कि थर्ड पर्सन भी हो और सिंगुलर भी हो। इसका सीधा सीधा सेंस है, या तो वो ही हो, या वो शी हो, या वो इट हो, या वो दिस हो, या वो माई मदर, माई ब्रोदर, यानी कि जो भी ऐसा पर्सन है जो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, केवल एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, एक स्थान का नाम जो है वही आपका सिंगुलर होगा। अब हम बात करेंगे हैव के यूज़ की। हैव का यूज़ कहाँ होता है, ये फर्स्ट के साथ भी होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ भी, ये सेकंड के साथ भी होता है और ये थर्ड पर्सन के साथ भी होता है। आप कहेंगे कि कैसे सर, आपने तो अभी बताया कि थर्ड पर्सन के साथ तो हैज यूज होता है, लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि थर्ड पर्सन भी हो और वो सिंगुलर भी हो। क्या हो वो, सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान। अब मैं बात कर रहा हूँ कि हैव में जब हम यूज करेंगे तो फर्स्ट पर्सन क्या होना चाहिए, वो प्लूरल होता है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन आई और वी प्लूरल की तरह वर्क करते हैं और उनके साथ में हैव ही आता है, यानी कि आई और वी है तो दोनों के साथ क्या आएगा, इन दोनों के साथ में हैव आएगा। अब हम सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें, सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है, तो यू के साथ में क्या आएगा, यू के साथ भी हैव आएगा। थर्ड पर्सन का जो प्लूरल है वो दे होता है, क्या होता है, दे, या कोई बहुत सारे व्यक्तियों की अगर हम बात करेंगे तो उस समय वो भी प्लूरल होते हैं, तो दे के साथ भी क्या आएगा, हैव आएगा। तो आपने ये सीख लिया। अगर हम पास्ट की बात करते हैं, कहीं की बात करते हैं पास्ट की, तो पास्ट में केवल एक फॉर्म होती है, सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी आ जाओ, तू सिंगुलर हो चाहे तो प्लूरल हो, सबके साथ में हम हैड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हैड। पास्ट के साथ ये सिंपल सी बात है कि वहां सब्जेक्ट क्या है मायने नहीं रखता है,
कुछ जैसे कॉन्टिन्यूअस में हम यूज़ करते हैं वाज वर्ब का, इसके अलावा बाकी जो सेंटेंसेज है हमारे टेंसेज है वहाँ पर हम केवल एक ही अवस्था का यूज करते हैं और इसी तरीके से हैड का यूज किया जा रहा है। तो बेसिकली हैड क्या आएगा, कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो ही हो, चाहे वो शी हो, चाहे वो आई हो, इन सब के साथ में क्या लगने वाला है, हैड ही लगने वाला है। क्या लगने वाला है साथियों, हैड। तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, बेसिकली स्ट्रक्चर बनेगी, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा साथियों, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हैज़, हैव, हैड, इनमें से कोई एक फॉर्म आएगी। मैं यहाँ पर तीनों को लिख देता हूँ ओब्लिक करके, जिससे कि आपको समझ में आए, हैज़, हैव, हैड। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, या तो वो नाउन होगा, क्या होगा साथियों, नाउन, या फिर चूंकि नाउन से एक वर्ड या दो वर्ड या चार वर्ड हो सकते हैं तो वहाँ पर उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नाउन तो एक वर्ड रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर वर्ड्स है तो वहाँ उसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों, कॉम्प्लीमेंट। तो आपने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर थी ये आपकी बन गई सिंपल सेंटेंस के लिए, ये बन गई आपकी स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अब आप जानना चाहोगे कि नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर्स क्या होती है। इसके जो एग्जांपल्स है वो हम अलग वीडियो में सीखेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर्स आप इसी वीडियो में सीखिए। सो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हैज़, हैव, हैड का प्रयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्या उसका यूज हम प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में भी कर सकते हैं, और वहाँ पर वो किस तरह की फॉर्म लेता है, तो ये जानिए इस चीज़ को यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए, जैसे सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सपोज करो प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूँ, प्रेजेंट टेंस की, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में क्या आएगा, हैज आएगा, उसके साथ में नो आएगा या फिर नोट आएगा, और उसके बाद में आपका या तो नाउन होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा साथियों, कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली ये आपकी स्ट्रक्चर बन गई। तो मान लिया सेंटेंस मैंने लिखा, सी हैज़ नो आइडिया, उसको कोई ख्याल नहीं है, सी हैज़ नो आइडिया। तो मैंने यहाँ नो क्यों लिखा है, इसका नो का मतलब क्या है दोस्तों, मैं बता दूं, जब भी इसका मतलब नो जब भी यूज़ किया जाएगा वहाँ पर इसका मीनिंग कन्वे होगा नोट एनी, यानी कि ये सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सी हैज़ नोट एनी आइडिया। एक तरीका तो ये हो गया, सी हैज़ नो आइडिया, सी हैज़ नोट एनी आइडिया। लेकिन अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं, सी हैज़ नोट ए आइडिया या एन आइडिया, तो ये भी बेसिकली लिखा जा सकता है, लेकिन ये क्या है, प्रचलन में नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। तो बेसिकली हम उसे क्या बोल सकते हैं, सी हैज़ नो आइडिया या सी हैज़ नोट एनी आइडिया। ये बात समझ में आ गई। अब आप ये देखिए कि प्रेजेंट सिंपल में कैसे इसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जहां पर सेंस नहीं रखता है या नहीं रखती है आती है, तो वहां पर क्या यूज करते हैं, बेसिकली वहां पर क्या बनेगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में क्या लगेगा साथियों, डज लगेगा। क्या लगेगा, डज, और उसके बाद आप जानते हैं कि नोट लगता है, और डज नोट के साथ में हैव लगेगा। क्या लगेगा, हैव। हैव क्यों लगेगा, क्योंकि बेस फॉर्म आपकी हैव है, और प्रेजेंट सिंपल जब भी हम बनाते हैं, पास्ट सिंपल जब बनाते हैं, तो वहां पर हम बेस फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, हैज, हैव, ऐड का नहीं करते, हैव का यूज करते हैं। तो बेसिकली हैव के बाद क्या आने वाला है, यहां पर हैव के बाद या तो नाउन आएगा या फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो जो ये सेंटेंस बना था हमारा, सी हैज नो आइडिया या सी हैज नोट एनी आइडिया, तो इसका जो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट में बनेगा तो कैसे बनेगा, वो बनेगा सी डज नोट, सी डज नोट हैव एनी आइडिया। अब यहां मैंने एनी क्यों यूज किया, इसलिए यूज किया क्योंकि यहां पर नो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां डज है, डज के साथ नो नहीं आता, बल्कि क्या आता है, नोट आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नो का यूज हम कहां कर रहे हैं, कुछ सेंस में हम हैज, हैव, हैड के साथ ही नो का यूज करेंगे, ये बात आपको समझनी है। तो अभी आपने देखा कि एक वचन है प्रेजेंट में तो हैज आता है और उसके साथ ये स्ट्रक्चर है, और उसकी प्रेजेंट सिंपल में इस तरह की स्ट्रक्चर है। और जब प्लूरल ये बन जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके साथ में क्या आएगा, हैव आएगा। क्या आएगा साथियों, हैव। हैव के बाद में या तो नो आएगा या फिर नोट आएगा। ये तो आप समझ गए ना, नो और नोट कैसे आता है। इसके बाद आपका नाउन आएगा और यहाँ पर आएगा कॉम्प्लीमेंट। और अगर हम इसको प्रेजेंट सिंपल में इंडेफिनिट में बनाएं तो वहां पर अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, पीएस है, तो उसके साथ में हम डू नोट लगाएंगे। क्या लगाएंगे साथियों, डू नोट, क्योंकि एक वचन के साथ डज नोट आता है तो बहुवचन के साथ में डू नोट आता है। डू नोट के साथ फिर हम हैव लेंगे और इसके बाद हम नाउन लेंगे और फिर आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये जैसे सपोज करो यही सेंटेंस हम आई के साथ बनाएं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आई हैव नो आइडिया। क्या हो जाएगा, आई हैव नो आइडिया, या फिर आई हैव नोट एनी
आइडिया, इस तरीके से हो जाएगा। और जब हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे डू नॉट के साथ में, तो क्या बनेगा, आई डू नॉट हैव एनी आइडिया। क्या बनेगा, आई डू नॉट हैव एनी आइडिया। क्या बनेगा साथियों, आई डू नॉट हैव एनी आइडिया। अब हम सीखेंगे कि पास्ट में किस तरीके से बनाते हैं, पास्ट को नेगेटिव किस तरीके से बनाते हैं। तो चूंकि पास्ट में दोस्तों केवल एक ही वर्ब होती है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड, यानी कि एक लिंकिंग वर्ब है। चूंकि दोस्तों पास्ट में केवल एक ही लिंकिंग वर्ब है, ऑर्डिनरी वर्ब है, दैट इज हैड। तो उसको नेगेटिव बनाते समय हम क्या करेंगे, हम उसको नेगेटिव बनाते समय एक यूज करेंगे कि चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, ईदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, चाहे ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ में हम हैड यूज करेंगे और उसके साथ में नो या नोट का यूज करेंगे। सी हैड, नो या नोट, उसके बाद में आप नाउन लेंगे, उसके बाद में आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है साथियों। तो अभी अगर इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाए या सिंपल में बनाए तो कैसे बनेगा, वहां पर बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नोट। क्या बनेगा वहां पर, सब्जेक्ट प्लस डिड नोट प्लस आपका जो भी हैव है, वो बेस फॉर्म तो आपकी हैवी है, इसके बाद आपका नाउन आ जाएगा और उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और बाद में आपका फुल स्टॉप आ जाएगा। तो बेसिकली क्या, अगर कोई सेंटेंस हम लेते हैं, आई हैड नो चॉइस, जैसे ये सेंटेंस मैंने बनाया, आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तो अगर आपको इसमें बनाना पड़े ये पास्ट सिंपल में, पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या बनेगा, आई डिड नॉट हैव एनी चॉइस, आई डिड नॉट हैव एनी चॉइस। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब हम सीखने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर्स क्या होगी। आई जस्ट वाइप इट आउट। वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर्स बनेगी वो कैसे बनेगी, पहले हम प्रेजेंट लेते हैं इंट्रोगेटिव में। प्रेजेंट में कैसे बनेगी, तो बेसिकली क्या है कि या तो सेंटेंस हैज से शुरू होगा और या फिर वो हैव से शुरू होगा। कहीं से शुरू होगा, या तो हैज से, क्योंकि दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं। एक वे वाले होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास एक पेन है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, हैज़ हैव को पहले ले लेंगे। कहाँ लेंगे हम, हैज़ हैव को पहले ले लेंगे। समझे आप या नहीं, या दोबारा समझाऊं क्या, जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है जिनका उत्तर हम हाँ या ना में देते हैं, तो उस समय हम हैज़ या हैव को, यानी कि वर्ब को सबसे पहले लेते हैं, कर्ता से भी पहले। तो हैज़ हैव आ गया, उसके बाद में आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आ गया। अगर वो सेंटेंस नेगेटिव भी है तो नो या नोट में से कुछ आएगा और इसके बाद आपका नाउन आएगा, उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, यानी कि नाउन कॉम्प्लीमेंट में से कोई एक आएगा। तो क्या ये स्ट्रक्चर दूसरी भी बन सकती है, तो प्रेजेंट अगर सिंपल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगी, डज, अगर एक वचन है डज लगेगा, बहुवचन है तो डू लगेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी सब्जेक्ट है, एक वचन के साथ चूंकि अलग सब्जेक्ट है, बहुवचन के साथ अलग सब्जेक्ट है, डज इसी सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नोट आ जाएगा, फिर हैव आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नाउन आ जाएगा और उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये आपकी स्ट्रक्चर बनेगी। तो हैव यू ए पेन, हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन, इस तरीके से हम ले लेते हैं, हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन। ये एक सेंटेंस है जैसे, तो इसको यहाँ पर हम मार्क ऑफ इंटरोगेशन यूज करेंगे। ये चीज़ें मैंने अपनी पहली वीडियो में समझाई हुई है, आप इसे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन, तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर तो ये हो गई। तो अब इसे हम प्रेजेंट की जो इंडेफिनिट स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगी, तो इसमें बनेगी डू यू हैव, कहीं से बनेगी ये, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन। क्या बन गया, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन। तो दोस्तों इस तरीके से हम ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और ये तो प्रेजेंट की स्ट्रक्चर थी। अगर मैं पास्ट की स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसी तरीके से आप पास्ट की बनाएंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, हैड लेंगे। क्या लेंगे, हैड। उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद अगर वो नेगेटिव है तो नो नोट में से कुछ एक, उसके बाद नाउन आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो ये बाद में मार्क ऑफ इंटरोगेशन आप जरूर लगाएं, यहाँ पर भी मार्क ऑफ इंटरोगेशन ही रखें और यहाँ पर भी आप मार्क ऑफ इंटरोगेशन ही यूज करें। बेसिकली वो गलती से हुआ। अब यहाँ पे देखिए, इसकी जो सपोज करो कोई भी आप पास सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है। तो हैड यू ए नाइस जर्नी, क्या तुम्हारी अच्छी यात्रा थी, क्या तुम्हारी यात्रा अच्छी थी।
तो ये देखिए इस तरह का सेंटेंस बना। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो हैज़ हैव से हमने बनाई। दूसरी स्ट्रक्चर है जो हम हैड से बनाएंगे, सॉरी पास्ट सिंपल जो पास्ट इंडेफिनिट है उसका इंट्रोगेटिव से बनाएंगे। तो बेसिकली वो क्या होगी, डिड यू हैव ए नाइस जर्नी, डिड यू हैव ए नाइस जर्नी। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से हम हैज़ हैव हैड को अलग अलग तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ यूज कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर हैज़ हैव की है तो दूसरी इंडेफिनिट की है, लेकिन आपने देखा दोनों जगह ही मेन वर्ब जो है, जैसे यहाँ पर भी आपका मेन वर्ब क्या है, ये हैड ही है, इसके अलावा कोई वर्ब तो नहीं है। यहाँ पर भी आप देखिए कोई दूसरा वर्ब तो नहीं है, तो यहाँ पे एक मेन वर्ब की तरह ही है। तो यहाँ जहाँ भी जिस सेंटेंस में पास है, पास था, रखता है, रखती थी, वो सब सेंस आएगी, तो वहां पर हम इसका यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते समय डबल स्ट्रक्चर में भी इसको हम बना सकते हैं। बेसिकली आपको जो उस समय सूटेबल लगे वो स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मेरी वीडियो के माध्यम से आपने हैज हैव हैड की डिफरेंट फॉर्म सीखी, डिफरेंट उसके मीनिंग सीखे, कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय, कैसे हम कौन से एक्शन में उसके भाव को यूज करते हैं। ये सारी बातें आपने आज इससे सीखे। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ यहां से सीखा होगा, और बिल्कुल इस बात को आपको कमेंट में भी लिखना है कि किस तरीके से मैं और सुधार कर सकता हूं कि ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। तो दोस्तों बस एक गुजारिश है कि रेड बटन जो सब्सक्राइब का है वो दबा देना, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम ट्रांसलेशन के बारे में सीखेंगे इसके। थैंक यू।